आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा मजदूर को मिले हीरे की भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अफ्रीकी देश नामीबिया में जोरदार स्वागत किया गया। पीएम के सामने वहां के लोक कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य के साथ शानदार प्रस्तुति दी, जिसके बाद पीएम ने इन कलाकारों के साथ ढोल बजाया। साथ ही अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भी मुलाकात की। नामीबिया में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर मिला और उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। चलो फोटो चलो। झारखंड के रामगढ़ जिले के वन क्षेत्र में रेलवे और वन विभाग ने मिलकर ऐसा नेक काम किया जो चर्चा का विषय बन गया। दरअसल यहाँ एक हथिनी के प्रसव के लिए मालगाड़ी 2 घंटों तक रुकी रही। बताया गया कि वन क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास 25 जून को हाथियों की एक झुंड से ये हथिनी बिछड़ गई थी। इस दौरान वो रेलवे ट्रैक के पास प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी और चिंघाड़ रही थी। इस चिंघाड़ने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण जमा हो गए और इस मामले की जानकारी वन विभाग को दी। फिर रेलवे से बात की गई। ऐसे में हजारीबाग बरकाकाना रेलवे लाइन से ट्रेनों की आवाजाही तब तक रोकी गई जब तक कि हथिनी ने अपने बच्चे को सुरक्षित जन्म नहीं दे दिया। फिर प्रसव के बाद हथिनी और उसके नवजात बच्चे को सुरक्षित रास्ते से हाथी के कॉरिडोर तक पहुँचाया गया, जहाँ जन्म लेने के थोड़ी ही देर बाद नन्हा हाथी अपनी माँ के साथ जंगल की ओर जाता दिखाई दिया। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक मजदूर की किस्मत चमक उठी। दरअसल माधव नाम का ये मजदूर लखपति बन गया। उसे खुदाई के पहले दिन ही खदान से एक हीरा मिला, जिसकी अनुमानित कीमत 40 लाख से ऊपर बताई जा रही है। अब माधव ने इसे नियम अनुसार हीरा कार्यालय में जमा कर दिया है, जिसे जल्द ही अगली नीलामी में रखा जाएगा। साथ ही इस नीलामी की रकम में से 12.5% रॉयल्टी काटकर बाकी रकम मजदूर को दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में आपदा के बीच एक रेस्क्यू टीम के काम की काफी तारीफ हो रही है। दरअसल उसने करसोग में एक बेजुबान को बचा लिया। हुआ ये कि रेस्क्यू टीम को सूचना मिली कि एक शख्स और उसका कुत्ता बाढ़ की वजह से एक मकान में फंस गया है। ऐसे में बचाव दल ने न सिर्फ शख्स को बचाया बल्कि कुत्ते को भी जिपलाइन के जरिए रेस्क्यू कर लिया। ये वीडियो पिछले हफ्ते का है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में गुरु पूर्णिमा उत्सव की शुरुआत हो गई, जो कि 3 दिनों तक चलेगा। इस मौके पर यहाँ हजारों श्रद्धालु जुट रहे हैं। वो साईं पादुका पर मत्था टेक कर आशीर्वाद लेते नजर आए। यहाँ आए कई श्रद्धालुओं ने बताया कि वो अपने जीवन में साईं बाबा की दिखाई राह पर बरसों से चल रहे हैं। और न्यूज़ वक्त में आगे रुक करते हैं आज की एक और सबसे दिलचस्प खबर की ओर। दिल्ली में यमुना नदी के सफाई के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गंगा का पानी यमुना में लाने का मास्टर प्लान तैयार किया है। यूपी की योगी सरकार से बातचीत जारी है और केंद्र के सामने भी ये प्रस्ताव रखा गया है। दिल्ली सरकार ने यमुना सफाई के लिए गंगा का पानी लाने का प्लान बनाया है। इस योजना के तहत गंगा से 500 क्यूसेक पानी यमुना में लाया जाएगा, जिससे गर्मी के दिनों में यमुना में पानी की कमी ना हो। अगर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार अपने इस प्लान में सफल हो जाती हैं तो सालों साल से मैली यमुना को नया जीवनदान मिलेगा और दिल्ली वालों को पीने का साफ पानी भी मयस्सर हो सकेगा। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली में बह रही यमुना की है, जिस यमुना को साफ करने के बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते रहे हैं। वो यमुना अभी भी जस की तस है। ऐसा नहीं है कि यमुना के सफाई के लिए ये कवायद पहली बार की जा रही है, क्योंकि पहले भी कई प्रयास हुए लेकिन सफल नहीं हुए। हालांकि मॉनसून पूरे देश में दस्तक दे चुका है और दिल्ली में भी बारिश हुई है, लिहाजा यमुना का पानी पहले जैसा काला दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि वो बारिश की पानी की वजह से मटमैला दिखाई दे रहा है। और अब लोगों की उम्मीद यही है कि बीजेपी सरकार जल्द से जल्द यमुना को स्वच्छ और जीवंत बनाए। इस बीच गुड न्यूज ये है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक महत्वाकांक्षी मास्टर प्लान तैयार किया है। इस योजना के तहत गंगा नदी का पानी यमुना में लाकर उसका प्रवाह बनाए रखने की तैयारी है।
दिल्ली सरकार इस मसले पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के साथ बातचीत कर रही है और सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के सामने भी रखा गया है। इस योजना से न केवल यमुना का जल स्तर बढ़ेगा, बल्कि दिल्ली में जल संकट और प्रदूषण की समस्या से भी निपटने में मदद मिलेगी। देश भर में मानसून दस्तक दे चुका है। दिल्ली एनसीआर में भी मानसून की ठीक ठीक बारिश हो चुकी है। उस बारिश के बाद आप देखिए कि जो यमुना का रंग है, जो कि हमेशा काला दिखाई पड़ता है, वो फिलहाल काला नहीं दिखाई पड़ रहा है, बल्कि मटमैले रंग का पानी दिखाई पड़ रहा है। वजह यह है कि बारिश के पानी के चलते यमुना में पानी की मात्रा बढ़ी, उसकी फ्लो की स्पीड बढ़ी, जिसके चलते ये पानी का रंग अपने आप साफ होकर काले से मटमैला हो गया है। सिर्फ मानसून सीज़न में नहीं, बल्कि पूरे साल यमुना इसी रंग की बनी रहे, साफ़ सुथरी दिखाई पड़े, काली ना दिखाई पड़े, इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक प्लान तैयार किया है और ये प्रपोज़ल सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने भी रखा गया है। दिल्ली गवर्नमेंट ये तैयारी कर रही है कि लगभग 500 क्यूसेक गंगा वाटर यमुना नदी में छोड़ा जाए नॉन मानसून दिनों में, यानी कि वो दिन जब बारिश नहीं होती, यमुना में बारिश का पानी नहीं होता, यमुना में पानी की कमी होती है, वो काले रंग की दिखाई पड़ती हैं। ऐसे वक्त में वो प्लान कर रहे हैं कि यमुना में लगभग 500 क्यूसेक जो वाटर है गंगा जल, उसको छोड़ा जाए। ये प्लान फ़िलहाल दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के सामने रखा है और कहा यह जा रहा है कि जल्द ही इसको लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यमुना नदी को पूरे साल जीवंत और स्वच्छ रखने के लिए इसे हर साल कम से कम 2500 क्यूसेक पानी की आवश्यकता है। हालांकि गर्मियों में हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से केवल 350 से 400 क्यूसेक पानी ही छोड़ा जाता है, जिसके कारण वजीराबाद बैराज के बाद यमुना का जल स्तर बेहद कम हो जाता है और नदी सूखी सी नजर आती है। सूत्रों के मुताबिक इस हालात को बदलने के लिए दिल्ली सरकार ने गंगा से यमुना की ओर 500 क्यूसेक पानी मोड़ने की योजना बनाई है। ये अतिरिक्त पानी यमुना के प्रवाह को बनाए रखने में मदद करेगा और नदी को प्रदूषण से मुक्त करने में भी मददगार होगा। दिल्ली में आईटीओ पर यमुना घाट पर हम खड़े हैं। मेरे साथ अशोक उपाध्याय जी हैं, जो कि यमुना को लेकर सालों से बहुत सारा काम करते आए हैं। आईटीओ घाट पर आपको जो थोड़ी बहुत सुंदरता दिखाई पड़ती है, वो इनकी ही मेहनत है। अशोक सर, अब कहा जा रहा है कि 500 क्यूबिक गंगा जल यमुना में छोड़ा जाए ताकि उसका फ्लो मेंटेन रहे। फ्लो मेंटेन होगा तो शायद वो अपने आप साफ दिखाई पड़ेंगी, जैसे कि अभी मानसून में दिखाई पड़ रही हैं कि काली नहीं है यमुना, मटमैली है, थोड़ी साफ नज़र आ रही है। कोई फ़ायदा इससे आप देखते हैं? देखो, जब जल आएगा और जल जब बहेगा ना, तो अपने आप ही इसमें जलजीव होंगे और जब जलजीव होंगे तो पानी के अंदर की जो गंदगी है वो उसको खाएंगे। और दूसरी बात, वहाँ से नदी अपने साथ रेत लेके आएगी तो रेत अपने आप ही को फिल्टर करेगी। अगर वो रेत गंगा का और यमुना का मिल जाएगा तो ये यहाँ की जो रज है और पावन और पवित्र हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार ने इस मास्टर प्लान को केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के सामने भी रखा है। ऐसे में केंद्र की मंजूरी और तकनीकी सहायता इस योजना को और प्रभावी बना सकती है। यमुना की सफाई और जल संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार की नमामि गंगे और यमुना एक्शन प्लान जैसी योजनाओं के साथ इस प्रोजेक्ट को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली सरकार का दावा है कि योजना न केवल यमुना को जीवन दान देगी, बल्कि दिल्ली वासियों को साफ पीने का पानी भी मिलेगा। यमुना नदी दिल्ली के लिए जीवन रेखा मानी जाती है, लेकिन औद्योगिक कचरे, सीवेज और कम जल प्रवाह के कारण ये नदी प्रदूषण का पर्याय बन चुकी है। गर्मियों में हथनीकुंड से कम पानी छोड़े जाने के कारण यमुना का प्रवाह लगभग ठप हो जाता है, जिससे प्रदूषण का स्तर और बढ़ जाता है। वजीराबाद बैराज के बाद नदी का पानी इतना कम हो जाता है कि ये नाले की तरह दिखने लगती है। इससे दिल्ली में पीने के पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ता है। ऐसे में कुछ उपाय हैं, अगर उन्हें सख्ती से अमल में लाया जाए तो यमुना साफ हो सकती है।
सफाई के जो भी नियम बनाए जाएं, उनका सख्ती से पालन हो। राजधानी के भूजल स्तर को भी बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। तालाब, पोखर और झील को वर्षा जल से भरा जाए। नाले में भी प्रदूषण का भार बढ़ने लगा है, इसे रोकना होगा। घरों में पानी के उपयोग को कम करने की तकनीक को प्रोत्साहित किया जाए। लोग ये भी कह रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था है एक तरह से, तो ये काम करने के साथ साथ और कौन से दूसरे काम दिल्ली सरकार करती रहे ताकि जो सफाई हो यमुना की एक बार वो परमानेंट बनी रहे। देखिए, जो नाले के पानी हैं, अब उनको तो कहीं रोकना बड़ा कठिन है, मगर उसको एसटीपी के द्वारा निरंतर सफाई चलती रहे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। और नदी के किनारे जो धोबी घाट है ना, मैं उनको कहूँगा उनको हटाया जाए। जैसे काली कुंज वाले घाट में झाग की एक बड़ी समस्या है, तो जो हमारे सीवर के पानी हैं चाहे फिल्टर हो जाएं, उनको नदी के किनारे नहर बना करके दौड़ाया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि गंगा से 500 क्यूसेक पानी यमुना में लाने से नदी का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे प्रदूषण का स्तर कम होगा। हालांकि इस योजना में कुछ चुनौतियां भी हैं, जिससे नहरों या पाइपलाइनों का निर्माण और पानी के वितरण की निगरानी। दिल्ली सरकार ने इसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने की योजना बनाई है, जो इस परियोजना की तकनीकी पहलुओं पर सुझाव देगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये योजना सफल रही तो ये यमुना की सफाई और संरक्षण के लिए मील का पत्थर साबित होगी। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जल्द उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती का बदलेगा समय। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। रिटायरमेंट के बाद गृह मंत्री अमित शाह खेती करेंगे। ये बात उन्होंने खुद अहमदाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान कही, जहां वो गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की महिलाओं और सहकारी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे थे। इस कार्यक्रम में अमित शाह ने ये बताया कि वो रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करेंगे। साथ ही अमित शाह ने इस बातचीत में प्राकृतिक खेती पर जोर दिया और कहा कि फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से कैंसर होता है और बीपी, शुगर समेत कई बीमारियां आती हैं। मैंने तो तय किया है कि मैं जब भी रिटायर्ड हो जाऊंगा, मैं मेरे बाकी का जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ गई। दरअसल भारतीय नौसेना के बेड़े में अब युद्धपोत INS निस्तार भी शामिल हो गई। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने स्वदेश निर्मित पहले डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना को सौंपा। इस वॉरशिप को करीब 75% स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। इस युद्धपोत का नाम संस्कृत से लिया गया है। निस्तार का अर्थ मुक्ति, बचाव या मोक्ष होता है। गुरुवार को दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय के ऑडिटोरियम में नेशनल आइकन अवार्ड दिए जाएंगे। इस मौके पर प्रयागराज के समाज सेवी डॉक्टर राजीव मिश्रा को भी ये सम्मान मिलेगा। वो पिछले करीब 25 साल से 20 से ज्यादा राज्यों में जाकर न सिर्फ स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं, बल्कि लाखों लोगों को इस नेक काम के लिए प्रेरित भी कर चुके हैं। डॉक्टर राजीव मिश्रा अब तक 110 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। नेशनल आइकन अवार्ड भारत सरकार से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय भारतीय युवा पुरस्कार संगठन की ओर से 39 विशिष्ट व्यक्तियों को दिया जाता है, जिन्होंने अपने जीवन को समाज और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। इस अवार्ड की शुरुआत साल 2016 से हुई थी। जल्द उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती का समय बदल जाएगा। दरअसल महाकालेश्वर मंदिर समिति ने सावन की वजह से ये फैसला लिया। श्रावण माह और भादों के एक पखवाड़े यानी 11 जुलाई से 18 अगस्त तक रोजाना भस्म आरती 4 के बजाय सुबह 3 बजे होगी। इसके अलावा लगभग 40 दिनों की इस अवधि में हर सोमवार को तड़के 2:30 बजे मंदिर के पट खुलेंगे और भस्म आरती की जाएगी। जम्मू कश्मीर में चल रही अमरनाथ यात्रा में पहले हफ्ते के दौरान ही रिकॉर्ड बनने शुरू हो गए। वहां पहले हफ्ते में ही 1,10,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे और किष्किंधा वन में एक पेड़ मां के नाम महाअभियान की शुरुआत वृक्षारोपण करके की। मुख्यमंत्री योगी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बरगद, नीम और पीपल के पौधे लगाकर इसे भगवान श्री राम, धरती माता और जन्मदायिनी माता को समर्पित किया।
दरअसल मुख्यमंत्री योगी की इस पहल से पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ अयोध्या के पुराने वन वैभव को दोबारा स्थापित करने की ये कोशिश है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर पेड़ भगवान का स्वरूप है, इसे बचाना हम सभी का धर्म है। और खास बात यह है कि 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 37 करोड़ पौधे एक दिन में लगाना ये एक बड़ी उपलब्धि है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अयोध्या के किष्किंधा वन में पेड़ लगाते यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने पेड़ लगाने के बाद पौधे के पोषण के लिए खाद डाली, उसकी सेहत को बनाए रखने और फलने फूलने के लिए पानी से सींचा। मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बरगद, नीम और पीपल के पौधे रोपकर इसे भगवान श्री राम, धरती माता और जन्मदायिनी माता को समर्पित किया। ये तस्वीरें प्रकृति को हरा भरा रखने के लिए एक मुख्यमंत्री की पहल दिखा रही है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की पावन धरती पर ये पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नई इबारत लिख दी। वृक्षारोपण महाअभियान 2025 का पहला तोहफा आज अयोध्या को दिया गया, जो कि आप देख रहे हैं मेरे सामने, एक पेड़ मां के नाम। ये 3 पेड़ लगाया है योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में। एक पेड़ मां के नाम पौधरोपण अभियान में ग्रीन एनर्जी की बात कर सीएम योगी ने किष्किंधा वन का तोहफा दिया। योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम महाअभियान के मौके पर अयोध्या में किष्किंधा वन का उद्घाटन किया। पौधरोपण कार्यक्रम के दौरान जलवायु परिवर्तन की चर्चा करते हुए हर पेड़ को भगवान का स्वरूप करार दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम का महाअभियान के मौके पर अयोध्या में किष्किंधा वन का उद्घाटन किया। पौधरोपण कार्यक्रम के दौरान जलवायु परिवर्तन की चर्चा करते हुए हर पेड़ को भगवान का स्वरूप करार दिया है। पौधा लगाकर सेल्फी लेकर साथ ही योगी ने पर्यावरण की बात की और साथ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नीम का पेड़ लगाया गया है, बाकायदे पीपल के पेड़ लगाए गए हैं और बाकायदे 3 पेड़ लगाकर यहाँ पे बताया गया कि एक पेड़ मां के नाम। ये तोहफा अयोध्या वासियों को दिया गया। मुख्यमंत्री योगी ने पौधारोपण के बाद सेल्फी विद ट्री मुहिम में हिस्सा लेते हुए पौधे के साथ तस्वीर खिंचवाई और लोगों से अपील की कि हर नागरिक अपने जीवन में कम से कम एक पौधा जरूर लगाए और उसकी देखरेख भी करे। एक पेड़ मां के नाम महाअभियान के तहत किष्किंधा वन का भव्य शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने पौधारोपण कर प्रकृति को नमन किया और कहा कि हर पेड़ भगवान का स्वरूप है, इसे बचाना हम सभी का धर्म है। याद करना हमारा वैदिक उद्घोष भी रहा है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का। ये धरती हमारी माता है, हम इसके पुत्र हैं। ये धरती के साथ ये केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि आत्मीय भाव दुनिया के अंदर केवल और केवल भारत के अंदर देखने को मिलता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्रकार के संस्कारों के साथ हमें जोड़ा है और धरती माता स्वस्थ है तो हम सब स्वस्थ हैं। धरती माता अगर बीमार है, याद करना न केवल मानव जाति के लिए, जीव सृष्टि के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने अयोध्या दौरे की शुरुआत संकट मोचन हनुमानगढ़ी मंदिर से की, जहां विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख शांति की कामना की। साथ ही राम मंदिर निर्माण कार्यों की प्रगति का भी जायजा लिया। अयोध्या में वृक्षारोपण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर और आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम महाअभियान की शुरुआत की। हर वर्ष अगर हम 35 से 36 करोड़ वृक्षारोपण के इस लक्ष्य को प्राप्त करते रहेंगे, कोई कारण नहीं, एक समय ऐसा आएगा जब जितनी आबादी भारत की उत्तर प्रदेश में रह रही है उतना वनाच्छादन हमारे पास होगा। यानी हीट वेव को ग्रीन वेव में बदलने का एक बृहद अभियान
और उस वृहद अभियान का हिस्सा आप सब बन रहे हैं। ये धरती माता के प्रति भी, उसकी सेहत को सुधारने के लिए भी हमारे द्वारा धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का और मां की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने का भी एक कार्यक्रम है। दरअसल योगी सरकार ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 9 जुलाई को एक ही दिन में 37 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेशवासियों से एक पौधा लगाने के बाद सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर साझा करने की अपील भी की। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, आइए करें वसुधा का हरित श्रृंगार। 9 जुलाई से शुरू हो रहे पौधारोपण अभियान 2025 में हम केवल पौधे नहीं लगाएंगे, हम भविष्य रोपेंगे, हम संस्कार रोपेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मेरठ में कृषि विश्वविद्यालय में पेड़ लगाकर वृक्षारोपण महाअभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने जनता को पेड़ लगाने का संकल्प दिलाया और कहा कि जल है तो कल है, इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बाराबंकी में पौधारोपण किया और योगी सरकार के मंत्रियों ने जिलों में पौधारोपण करके इस अभियान में नए पंख लगा दिए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की पर्यावरण पहल एक पेड़ मां के नाम को सशक्त बनाने के मकसद से यूपी सरकार ये अभियान चला रही है। 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 37 करोड़ पौधे एक दिन में लगाना बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा असर आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। बुधवार को सेंसेक्स 176 अंक लुढ़ककर 83,536 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 46 अंक फिसला, ये गिरकर 25,476 पर बंद हुआ। सोने चांदी के दाम घट गए। बुधवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 700 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत गिरकर 98,420 रुपए पर आ गई। वहीं 2 दिनों से स्थिर चांदी की कीमतों में भी गिरावट आई। चांदी 800 रुपए फिसली। इसके साथ ही अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 1,04,000 रुपए हो गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। बुधवार को रुपया 6 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 67 पैसे हो गई। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहाँ आज हम आपको पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में बन रहे वंडर पार्क लिए चलेंगे, जहां पर कबाड़ से कमाल किया गया है। जी हाँ, इस पार्क में आपको ताजमहल से लेकर एफिल टावर और स्टैचू ऑफ लिबर्टी से लेकर बिग बेन तक दुनिया के सभी ऐतिहासिक इमारतों की झलक एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगी। और खास बात यह है कि ये सभी अनूठी कलाकृतियां लोहे और कबाड़ से तैयार की गई हैं, जिनकी सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ इस तरह से 17 ऐतिहासिक इमारतों की कलाकृतियां बनाई गई हैं। कबाड़ से कमाल कैसे होता है, ये तस्वीरें उसकी मिसाल हैं। ताजमहल से लेकर आईफल टावर तक, स्टैचू ऑफ लिबर्टी से लेकर लंदन का बिग बेन, अब सब कुछ आपको पुणे के इस अनोखे पार्क में देखने को मिलेगा। ये पुणे का अपना वंडर पार्क है, जहां बेकार लोहे, टीन और दूसरे स्क्रैप से दुनिया की 17 ऐतिहासिक इमारतों की अनूठी कलाकृतियां तैयार की गई है। पुराने पाइप, कार के पुर्जे, जंग लगे लोहे के गाटर जो कभी कबाड़खाने में थे, आज दुनिया के चमत्कारों का रूप ले चुके हैं। 7 वंडर्स जो स्क्रैप से उन्होंने बनाया है, तो ये सब यूनिक कंसेप्ट है। और ये पिंपरी सौदागर में जो नाना काटे ने जो लाया है ये कंसेप्ट, तो इट्स रियली वी वेलकम दैट कंसेप्ट। एक्चुअली देखेंगे ना तो 7 वंडर्स जो बनाए गए हैं और इसकी जो डिज़ाइन इतनी प्यारी बनाई गई है, और ये लगेगा ही नहीं आपको कि भंगार से जो स्टील और लोहा उठा के बनाया गया है। आपको पहचान ही नहीं सकता आप जब तक ये आपको बताया ना जाए कि ये भंगार से बनाया गया। लगता भी नहीं है। बिल्कुल नहीं लगता। आप देखेंगे ना जब ये जब पूरा हो जाएगा, अभी तो काम काफ़ी चल रहा है, पर बाकी उन्होंने जो स्ट्रक्चर बना दिया है, बहुत सुंदर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है।
लोहे का कबाड़ हो या टीन के टुकड़े, जिन्हें आमतौर पर हम कचरा समझकर फेंक देते हैं, उसी कचरे को कारीगरी और कल्पना से जोड़कर दुनिया का करिश्मा बना दिया है। कभी ये टीन छत पर था, तो कभी ये लोहा किसी फैक्ट्री की मशीन में। लेकिन अब कबाड़ हो चुके ताजमहल, एफिल टावर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी और बिग बैन जैसे 17 अजूबे शामिल हैं। लोहे की जाली से बना ताजमहल, पुराने पाइप और शेड से उठा हुआ एफिल टावर। इस पार्क में हर कोना आर्ट ऑफ रिसाइकल का संगम है। यहाँ पे 7 अजूबे डेवलप करने का प्रयास किया है और ये डेवलप होते समय आपने देखा रहेगा कि जो चीज़ किसी काम को नहीं आ सकती वो चीज़ इधर काम में आ गई है। जैसे कि भंगार माल से भंगार जो स्टील है उसी से ये 7 अजूबे तैयार किए हैं और ये पीसीएमसी में नहीं तो पूरे राज्य में एक अलग गार्डन बना रहा है। इस पिंपरी-चिंचवड शहर के सभी नागरिकों के लिए या राज्य के नागरिकों के लिए ये कुछ ही दिनों में खुला होने वाला है। 11 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस पार्क को पुणे नगर निगम की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है। कुछ ही महीनों में ये पार्क बनकर तैयार हो जाएगा और आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ न्यूज पथ पर मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।